पुलकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीनेस कम्युनिटी में। आप एक कॉर्पोरेट लॉयर हैं और आज आप हम सभी को टाइम देने वाले हैं। ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो सर, वेलकम टू जीनेस कम्युनिटी। नमस्कार अंकुर जी, थैंक यू। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पा रहा हूँ और मैं थोड़ा जितना भी मैं हूँ, मैं इस लायक, आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों को नॉलेज बांट सकूँ, तो इट इज माय प्लेजर। थैंक थैंक यू यू। सर। सर, जैसे कि आप लॉयर हैं तो सबसे पहले सवाल मैं आपसे वही पूछने वाला हूँ जो केवल एक लॉयर ही दे सकता है। वो ये है कि जो स्टार्टअप है या फिर जो भी बिजनेस है, अगर वो किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है या गुड सेल करता है और उसके जो डेटर हैं, यानी सामने वाला व्यक्ति अगर उनके पैसे नहीं दे रहा है, तो उस केसेस में क्या रेमेडीज अवेलेबल है? जी अंकुर जी, बिल्कुल, ये बहुत बारी होता है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें हम गुड्स की ट्रेडिंग, कोई सर्विसेज प्रोवाइड जरूर करते हैं, और जब भी हम वो करते हैं तो हम देयर इज ऑलवेज, हमेशा एक एक्सचेंज रहता है। हम गुड्स प्रोवाइड करते हैं, हमें पेमेंट आती है। कई बार क्या होता है, जब हमारे डेटर्स हैं जिनको हम सामान देते हैं वो पैसा नहीं देते, क्रेडिट पे जाता है, कैश जो आता है वो तो कैश आपका आ गया, क्रेडिट पे जब हम जाते हैं तो जो डेटर्स हैं वो कई बार पेमेंट देने से रिफ्यूज कर देते हैं। राइट। तो उसके लिए स्टार्टअप्स जो बेनिफिट ले सकते हैं, नॉट ओनली स्टार्टअप है, कोई भी बिजनेस फॉर दैट इनफैक्ट, तो स्टार्टअप भी इसमें आगे। तो उसमें जो बेनिफिट है, सबसे पुराना जो चलता आ रहा है वो है रिकवरी केसेस, रिकवरी सूट, जो डलता है सिविल कोर्ट में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एट द बेसिक लेवल। तो उसमें क्या होता है कि हम एक सिंपल सिविल लॉ में एक रिकवरी सूट डालते हैं कि सो एंड सो पर्सन, कि इस आदमी ने, इस इंसान ने मेरे पैसे दिए। मान लीजिए ए ने बी को 100 रुपए का सामान बेचा, उसके लिए बिल काटे उसने, 10 बिल के थ्रू सामान बेचा 10-10 रुपए का। अब बी ने 5 बिल देने से मना कर दिए पेमेंट, तो उसमें क्या होएगा कि ए केस डाल सकता है बी के अगेंस्ट कि हाँ जी, मैंने बी से पैसे लेने हैं, उसके लिए मेरे बिल हैं, ऐसे ऐसे हैं कि इतने इतने मैंने पैसे लेने हैं। हाँ, एक जरूर चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम काम करते हैं ऐसे, कि हम बिल वगैरह जरूर इशू करें, हमारी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, ताकि कल को हमको कोई भी लीगल रेमेडी नहीं हो तो हमें दिक्कत ना आए। कई बार हम ओरल बेसिस पे कर देते हैं क्रेडिट वगैरह, तो उसमें हमें दिक्कत आ जाती है। तो इट इज नेसेसरी कि हम बिल वगैरह रखें। एक तो ये है सर, दैट इज सिविल केसेस। एक इंस्टेंस और है जो है, जैसे मान लीजिए हमने गुड्स सप्लाई किए, तो हमें कई बार क्या होता है कि जिसको दिए वो हमें चेक दे देते हैं। राइट। तो चेक जब देता है तो उसमें क्या होता है कि क्रिमिनल ऑफेंस में हम जाते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हम जाते हैं। वो है सेक्शन 130 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। वो रिकवरी प्रोसीजर नहीं है, हाँ, पर रिकवरी जरूर हो जाती है उससे। ये ऐसे है कि जिसने आपको, आपने ए ने, फिर मैं ए ने बी को सामान दिया, जी। ठीक है, उसके बदले बी ने उसको चेक्स दे दिए सामान के वैल्यू के, या सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके चेक दे दिए सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। कल को क्या होता है, बी का हम चेक बैंक में लगाते हैं हमारे और बाउंस हो जाता है। जी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम नोटिस भेजते हैं उसको, बी को, कि ऐसे ऐसे करके आपने मुझे चेक दिया पर आपका बाउंस हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस या कोई भी अदर। उसके बाद अगर बी का रिप्लाई आए या ना आए, तो उसके बाद 15 दिन रुकने के बाद हम केस डालते हैं। 30 नोटिस हमें 30 दिन के अंदर देना होता है चेक बाउंस होने के, और 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस देने के बाद हम 15 दिन रुकते हैं, उसका रिप्लाई आया या ना आए, तो उसके बाद हम केस डाल सकते हैं। ओके। और ये एक तरीका है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए है। उसके अलावा सर, एक और नया लॉ आया था 2016 में, वो था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो गवर्नमेंट लेके आई थी। उसमें क्या है, वो अगेन दैट इज नॉट रिकवरी प्रोसीजर, बट इट हैज हेल्प्ड मेनी मेनी क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स स्पेशली। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वो होते हैं जो हम रूटीन में हम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर रनिंग ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, वो होते हैं। अब हमने हमारे डेटर को, उसके लिए अभी क्या था, रूल नोटिफाई सबके लिए नहीं हुए हैं उसमें, गवर्नमेंट ने हालांकि फर्म पार्टनरशिप सबके लिए लाए थे, कंपनी और एलएलपी। अभी जो रूल्स नोटिफाई हैं वो कंपनी और एलएलपी के लिए नोटिफाई है, तो उसके लिए फॉर्म है एनसीएलटी। तो उस एक्ट के अंदर हम सेक्शन 9 एक है, उसमें हम केस डालते हैं। हम पहले नोटिस भेजते हैं कि ऐसे करके आपने हमें पैसे देने हैं इन इन बिल्स के अगेंस्ट या इन इन सर्विसेज के अगेंस्ट जो हमने प्रोवाइड की थी, वाइट दिस कॉन्ट्रैक्ट। हम नोटिस भेजते हैं और उसके 10 दिन बाद हम केस डाल सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हम अकॉर्डिंगली देखते हैं, अगर डिस्प्यूट नहीं है तो हम सेक्शन 9 का केस डाल के हम अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर सकते हैं कि उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए। इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया एक तरीके का। जी। उसमें क्या होता है कि हाँ जी, मैंने उसको पैसे दिए, अगर वो मेरे पैसे नहीं दे सकता तो ऐसी कंपनी चलनी ही क्यों चाहिए, ऐसी कंपनी बंद कर दी जाए। सही ये एक बात। चीज होता है हाँ इसमें। लेकिन अभी हालांकि लॉकडाउन के टाइम क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसकी जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी है। इसमें क्या किया है कि 1 करोड़ या उससे ऊपर का कर दिया है जिसने पैसे लेने, उससे पहले 1 लाख था,
ये थोड़ा सा एक, मैं कहता हूँ फायदा भी है नुकसान भी है, दोनों तरीके से। कैसे इसके लिए एक मैं फायदा बताता हूँ इसका। जैसे स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स के लिए नया फायदा ये है कि उनको क्रेडिट पे सामान लेना पड़ता है। तो अगर वो क्रेडिट पे सामान ले रहे हैं, कई बार ये 1 करोड़ से ऊपर भी चले जाता है, तो उनके लिए ये बेनिफिट है कि 1 लाख से ऊपर का माल लिया तो उसके लिए वो कोई उसके इंसॉल्वेंसी के लिए नहीं जाएगा। हाँ, तो ताकि थोड़ा टाइम हमें मिल जाता है गुड्स देने को, बेनिफिट है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा एक ही ड्रॉबैक जरूर है कि 1 करोड़ की लिमिट बढ़ा दी, एट द सेम टाइम पे स्टार्टअप में पैसे लेने हैं तो स्टार्टअप इतना भी नहीं देता। दैट इज वन एस्पेक्ट। एक फोर्थ एस्पेक्ट और है सर, एमएसएमई एक्ट। उसके लिए मैं एक डिटेल में आपको बाद में भी बताऊंगा। पर हाउएवर एमएसएमई एक्ट का क्या है कि एमएसएमई एक्ट में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप एमएसएमई का एक फैसिलिटेशन काउंसिल बने हैं, उसे कहते हैं माइक्रो स्मॉल फैसिलिटेशन काउंसिल। मतलब कि माइक्रो कंपनीज और स्मॉल कंपनीज, उसकी जो डेफिनेशन जो फॉल करती है वो उस फॉरम में जा सकती है। वो अगेन वो एक फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है, वो अगेन वो रिकवरी सूट, वो रिकवरी का मेथड है। तो ये 3-4 तरीके हैं, कुछ तरीके हैं जिसमें से हम हमारे पेमेंट्स अगर रुक रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो हम इजीली हमारा कर सकते हैं। वाह, यानी कि हाँ, सर बहुत ही एक चीज लाभकारी जरूर एक। इसमें, हाँ, मैं हाँ आपकी बात रुकूंगा तो इसमें हाँ। एक चीज जरूर हमने ध्यान रखनी है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन और इनवॉइसेस वगैरह जरूर कंप्लीट हुए, हम वो स्किप आउट ना करें। राइट, जी, यानी कि एक रिटेन डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि इंडिकेट कर सके, प्रूव कर सके कि सप्लाई और सर्विस या गुड्स हुई है। बिल्कुल 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 ओके। तो बिल्कुल। सर एक बात और भी है कि कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टअप्स ने कोई काम स्टार्ट किया, उनका कोई एक यूनिक आइडिया था, उन्होंने उसको रजिस्टर नहीं किया, है ना, अपने नाम पे पेटेंट या ट्रेडमार्क नहीं करवाया, और वो उस काम को करते जा रहे हैं। तभी क्या होता है ना, अचानक मालूम पड़ता है कि मेरा आइडिया तो कोई कॉपी कर रहा है ना। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपने रजिस्टर कर रखा है और कोई दूसरा बंदा भी कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। तो इन दोनों केसेस में कैसी रेमेडीज कुछ हैं ऐसे अवेलेबल? बिल्कुल बिल्कुल अंकुर जी, बिल्कुल। आपने सुना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। ये राइट। स्टार्टअप ज्यादातर जो आती हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या आइडियाज पे ही खुलते हैं आजकल जो है सर। स्टार्टअप जब कोई आइडिया है आपका, वो कोई गुड्स या वो कुछ नहीं है, दैट इज ऑल इन द एयर, वो हवा में है, वो हमारे दिमाग में है। तो राइट। जो हम आइडिया बनाते हैं, हम कोई मान लीजिए प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया, वो यूनिक प्रोडक्ट है, तो हम उसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हम उसका पेटेंट कराते हैं, हम उसका नाम ब्रांड का ट्रेडमार्क कराते हैं। जी। तो ये सारी चीजें हैं वो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर कराते हैं। अब मान लीजिए इसमें, हाँ जी, इट इज वेरी नेसेसरी आपके जो आइडियाज हैं कुछ, आप इट इज वेरी वेरी नेसेसरी आप रजिस्टर जरूर कराइएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जरूर रजिस्टर कराना चाहिए। हाँ जी, अब इसमें ये है जैसे आप कह रहे हैं कि कल को हमने रजिस्टर नहीं कराया तो इजीली लोग वो कॉपी कर सकते हैं, उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, या उसमें इजीली वो कॉपी करके वो कई बार कम ज्यादा में बेच सकते हैं, आपकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी नहीं है अगर। राइट। तो और एक रजिस्ट्रेशन में इसलिए कहता हूँ क्यों, क्योंकि हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंडर इंफ्रिंजमेंट का हम डाल सकते हैं। अगर हमारा रजिस्टर्ड है तो हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इंफ्रिंजमेंट का हम केस डाल सकते हैं बिफोर द अप्रोप्रिएट फॉरम। जो इस टाइम इंडिया में 4 जगह हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ओके। 4 जगह हैं। तो हम वहां पे सूट डाल सकते हैं कि हाँ जी हमारा ये ऐसे ऐसे था, हमारा ये पेटेंट रजिस्टर था, ये ट्रेडमार्क रजिस्टर था, पर सो एंड सो आदमी ये कॉपी कर रहा है। मैं एक इंस्टेंस दे देता हूँ, ए ने एक प्रोडक्ट बनाया है, सपोजिटली एक टैप बनाया, टैप में उसने एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें वाटर सेविंग वाला उसका टेक्नोलॉजी था। अब उसने क्या किया, उसको पेटेंट रजिस्टर करा लिया। कल को बी उसको कॉपी करता है, सेम प्रोडक्ट वो बनाता है, सेम टेक्नोलॉजी सब कुछ यूज करके वो एक प्रोडक्ट बना लेता है। ए 100 रुपए का बेच रहा है, बी 50 का बेच रहा है, क्योंकि बी की कॉस्टिंग सिर्फ उसने देखा है, ए का आइडिया इन्वॉल्व है, ए अपने आइडिया का वैल्यू लेके लेगा, बी ने 50 कर दिया। कल को ए फॉर अगेंस्ट बी एक कॉपीराइट अपना पेटेंट ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रिंजमेंट का सूट डाल सकता है बिफोर द अप्रोप्रिएट फॉर, इफ इट इज रजिस्टर्ड। एक चीज और है सर इसमें, मान लीजिए हम रजिस्टर नहीं कराते, क्यों, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें खर्चा इन्वॉल्व होते ही होता है, जी। कई बार जस्ट फॉर दैट बेसिस हम छोड़ देते हैं। तो उसमें भी क्या है कि हमारे पास रेमेडीज हैं, उसमें रेमेडी इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगी, उसे हम पासिंग ऑफ कहते हैं। हाँ, उसके लिए लेकिन हमें ये जरूर प्रूव करना पड़ेगा फॉरम में कि हाँ ये आइडिया मेरा है, ये टेक्नोलॉजी मेरी है, मैंने इसे ऐसे ऐसे बनाया है।
इट इज वेरी नेसेसरी कि हम उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन हमारी सारी रहे। तो इट इज वेरी मच रिकमेंडेड कि आप रजिस्टर करा के चले। नहीं भी रजिस्टर है तो भी रेमेडी हमारे पास अवेलेबल है। हम पासिंग ऑफ का केस डाल सकते हैं कि सो एंड सो पर्सन इज कॉपीइंग इट, ये मेरा था, मेरा आइडिया है, और उसमें हमें पर प्रूफ करना पड़ेगा कि आइडिया हमारा है। पेटेंट हमारा रजिस्टर्ड है तो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं, हमारी रजिस्ट्रेशन ऑन दैट बेसिस पहले ही हुई होती है। राइट। यानी कि सेफर साइड देखी जाए तो जो भी लोग हैं उनको अपना आइडिया रजिस्टर करा लेना चाहिए। रजिस्टर करा लेना चाहिए, इट इज राइट, वेरी नेसेसरी। तो ज्यादा अगर नहीं आसान भी हो होगा जाएगा। तो रेमेडीज हैं। हाँ हाँ, तो ज्यादा आसान हो जाएगा अगर अगर रजिस्टर नहीं तो भी ज्यादा होगा आसान। ज्यादा आसान रहता है। नहीं राइट तो रेमेडी है पर फिर भी उसमें आपको प्रूव करना पड़ता है सारा कुछ कि राइट। दिस इज माय आइडिया ओनली, ये किसी और का नहीं है। ओके। जी सर जैसे आपने अभी बात करी थी एमएसएमई एक्ट की, जैसे आपने कहा था आप आगे बताएंगे, तो मैं वही पूछना चाहूंगा जो जी एमएसएमई एक्ट है वो जी क्या वैल्यू, मतलब उसकी क्या जी इंपॉर्टेंस है स्टार्टअप्स के लिए? जी बिल्कुल सर। सर एमएसएमई एक्ट पहले तो 2006 में आया था, पर उसकी वैल्यू अभी तक किसी ने बहुत ज्यादा अपहोल्ड नहीं की। जब से स्टार्टअप्स आने शुरू हुए हैं तब से उसकी वैल्यू भी काफी इंक्रीज होनी शुरू हुई है इनफैक्ट एमएसएमई एक्ट की। एमएसएमई एक्ट का सर क्या है, एमएसएमई एक्ट में बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत ज्यादा रिलीफ्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी। मैं लीगल से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ इसमें। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बेनिफिट्स हैं। क्या है कि एक तो आपके फाइनेंस में बहुत सारा बेनिफिट्स हैं। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंस एमएसएमईज को कम रेट पे, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स आती हैं, उनके लिए काफी बेनिफिट्स हैं, छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं। मान लीजिए एक नया स्टार्टअप है, उसने अभी अभी काम शुरू किया है, थोड़ा सा ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में धीरे धीरे बिल्डअप होता है। राइट। तो एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल फाइनेंस स्कीम्स और वो सब लाई है, वो चीज तो है ही है। पर सर एक एमएसएमई एक्ट का लीगल एंड पे ये फायदा जरूर है कि आप अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो एमएसएमई एक्ट के अंडर एमएसएमई जैसे मैंने बताया था एमएससी यानी कि माइक्रो स्मॉल काउंसिल, एमएसएफसी माइक्रो स्मॉल फैसिलिटेशन काउंसिल बने हुए हैं, जिसमें कोई भी एंटरप्राइज अगर माइक्रो या स्मॉल है, मैं दोबारा कहूंगा माइक्रो या स्मॉल, इसकी डेफिनेशन है माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज और मीडियम एंटरप्राइज। ओके। इसमें माइक्रो एंटरप्राइज वो होती है जिसका इन्वेस्टमेंट या 1 करोड़ से कम हुए या फिर टर्नओवर 5 करोड़ से कम हुए। ओके। और उसके बाद आती है स्मॉल एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज वो होती है जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ 1 करोड़ से ज्यादा पर 10 करोड़ से कम हुए, या टर्नओवर सालाना 5 करोड़ से ज्यादा पर 50 करोड़ से कम हुए। और ओके। उसके ऊपर आ जाती है मीडियम एंटरप्राइजेस जिनका 10 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, या फिर 50 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक का टर्नओवर है सालाना, ओके। वो आ जाती है मीडियम। तो जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए क्या है, एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल बने हुए हैं जहां पे हम केस डाल सकते हैं फॉर रिकवरी, जैसे मैंने बताया था। जी। उसमें हमने क्या, एक ऑनलाइन हम केस डालते हैं, वो का हम बीइंग स्टार्टअप्स हम खुद भी डाल सकते हैं। हम जी। फैसिलिटेशन काउंसिल में डाल सकते हैं, ऑनलाइन डलता है ये, हमें सिर्फ एमएसएमई एक्ट के अंडर रजिस्टर करना है। वो आप कोई भी सीए या सीएस जो होते हैं आपके, वो आपको बता सकते हैं, वो बहुत लोग रजिस्टर कराते हैं और 5 या 10 मिनट का काम होता है। इनफैक्ट स्टार्टअप्स तो खुद भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसीजर। तो उसमें अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल में आप केस डाल सकते हैं फॉर रिकवरी। वो डलते हैं अंडर सेक्शन 18 ऑफ दैट एमएसएमई एक्ट ओके। ऑफ 2006। तो उस फैसिलिटेशन काउंसिल में वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है। जैसे सिविल कोर्ट्स क्या है, काफी टाइम लग जाता है, सिविल रेमेडी में 6-7 साल आराम से लगते हैं। तो हाँ जी। एमएसएमई एक्ट में क्या है, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है। 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें कंसिलिएशन करनी है। कंसिलिएशन क्या होती है, म्यूचुअल सेटलमेंट के लिए ट्राई करते हैं। अगर वो फेल होता है 15 दिन के अंदर तो उसके बाद हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है काउंसिल, और आर्बिट्रेटर के पास केस चलता है जहां पे हम अपनी प्लेंट फाइल करते हैं, पिटिशन फाइल करते हैं, फिर ऑपोजिट पार्टी रिप्लाई और फिर आर्ग्यूमेंट्स होता है। और वो भी कोर्ट एक्ट में 90 दिनों का टाइम है कि 90 दिनों के अंदर अंदर आर्बिट्रेटर ने डिसाइड करना है। तो अगेन इट इज अ वेरी फास्ट ट्रैक प्रोसीजर एंड इट इज रियली इजी फॉर एमएसएमई टू रिकवर देयर मनी। तो इट इज वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी नहीं कहूंगा, इट इज हेल्पफुल फॉर एन एमएसएमई if it is registered under an MSME Act. One for recovery, second the benefits जो गवर्नमेंट दे रही। तो ओके। लीगल एंड से और फाइनेंशियल एंड से दोनों तरफ से एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर करना एक स्टार्टअप को बहुत अच्छा और बहुत एक पुश मिलता है, बहुत अच्छा पुश मिलता है। जी तो यानी कि सर जो भी स्टार्टअप्स उन्हें एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए, सो दैट उनका रिकवरी भी रहे और कई सारे बेनिफिट्स को अवेल भी कर सके।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो सर जैसे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो उन लोगों को इतना आइडिया नहीं होता स्टार्टिंग में, तो लगता है कि चलो तो हम साथ साथ हैं, कोई बात नहीं है, कोई डिस्प्यूट जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। लेकिन कई बार देखा जाता है कि स्टार्टअप्स कई बार इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनके फाउंडर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर, पहले डिसाइडेड नहीं होता, बाद में उन चीजों पे एकदम से मतलब मतभेद होते हैं और फिर वो स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो सर जब कोई भी लोग स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? और इसके साथ साथ मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार्टअप फाउंडर्स में तो ठीक है, आपस में मान लो फ्रेंड्स हैं या एक फैमिली के लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, भाई भाई हैं या भाई बहन जो भी, लेकिन उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो उनसे डिससेटिस्फाइड रहते हैं कि ये कंडीशंस अच्छी नहीं है, मतलब वो एग्री नहीं करते म्यूचुअली। तो दो फाउंडर्स के बीच में या फिर फाउंडर्स और एम्प्लॉयज के बीच में ऐसी कौन सी कंडीशंस का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि स्टार्टअप स्मूथली चलता रहे? जी, अंकुर जी, ये बहुत आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं ये कहूँगा कि जब भी हम स्टार्टअप बनाते हैं, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको बना रहे हैं। क्या हम उसको कंपनी बनाना चाहते हैं? क्या हम उसको एलएलपी बनाना चाहते हैं? क्या हम उसको पार्टनरशिप फर्म की तरह बनाना चाहते हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना चाहते हैं? तो हर एक के लिए अलग-अलग प्रोसीजर्स हैं, अलग-अलग डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ, इसमें ज़रूर हमें 2-4 चीज़ें जैसे जो ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कंपनी के लिए है, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, क्योंकि जब आप स्टार्टअप बनाते हैं, तो ऑफ कोर्स आप कंपनी बनाते हैं, आप शेयर सब्सक्राइब करते हैं, आप शेयर्स इश्यू करते हैं, राइट। शेयर कैपिटल होता है, वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी में। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि एक शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट बने। अपार्ट फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट्स, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में जहाँ पे हम आपकी सारी राइट्स आ जाएंगी, राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या रहेंगी एक शेयर होल्डर की इन द कंपनी, क्या उसके राइट्स होंगे, क्या क्या उसको बेनिफिट्स हैं कंपनी से, क्या कुछ वो अवेल कर सकता है, और कल को कंपनी को अगर कुछ चाहिए तो क्या कुछ उसकी लाइबिलिटी होगी टुवर्ड्स द कंपनी। इट इज वेरी नेसेसरी। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर डॉक्यूमेंट जो हो सकते हैं, जैसे आप एक एओए और एमओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, वो कोई भी कंपनी हो, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप, एनीथिंग, इट इज नेसेसरी का एओए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर रखें। उसमें आप सारा कुछ लिखें कि कंपनी किस चीज के लिए फॉर्म हो रही है या पार्टनरशिप फर्म किस चीज के लिए फॉर्म हो रही है। पार्टनरशिप फर्म में जैसे पार्टनरशिप डीड होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप तो अकेले ही, दैट इज वन सोल पर्सन ही रजिस्टर। तो इट इज नेसेसरी कि हम सारा कुछ ध्यान रखें कि किस चीज के लिए बन रही है, उसमें क्या क्या हमारा शेयर होल्डिंग रहेगा, क्या क्या हमारा वर्किंग प्रोसीजर रहेगा, हम किस तरीके से काम करेंगे, किस बेसिस पे काम करेंगे, हमारी कंपनी किस चीज से फॉर्मेशन होगी और कैसे फॉर्मेशन उसकी हुई। इट इज नेसेसरी कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स हमारे सबसे स्टार्टिंग में सबसे सही रहे। और इसमें जो है, मान लीजिए आप बता रहे थे एम्प्लॉयज का, अब कल को क्या होता है, कोई भी स्टार्टअप है, कुछ भी है, हम एम्प्लॉय जरूर हायर करते हैं। एनी बिजनेस नीड्स एम्प्लॉयज, कोई भी बिजनेस है उसकी वैल्यू ही उसके काम करने वालों से है। राइट। जितना खुश वो रहेंगे उतना खुश बिजनेस रहता है, हाँ जी। हमेशा ये कहा जाता है। तो राइट। इसमें ये है कि जब भी कोई एम्प्लॉयज के साथ आप करें तो इट इज नेसेसरी कि आप एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूर बनाएं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आपने कैसे कैसे उसमें क्या आपका टर्म रहेगा, क्या आपकी कंडीशन रहेगी, कितने टाइम के लिए आपकी एम्प्लॉयमेंट रहेगी। आपने कल को उसमें एम्प्लॉय, कल को मान लीजिए आपका वही अगेन एक आइडिया है, आप कल को आते हैं, एम्प्लॉय आता है, वो वर्क करता है, उसमें आप एक नॉन डिस्क्लोजर क्लोज भी डालें, उसका एक अलग एग्रीमेंट भी बनता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, वो आप हर एक से बनाते हैं, वेदर इट इज एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर और एनी पर्सन जिसके साथ आप टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एम्प्लॉयज के साथ इट इज नेसेसरी नॉन डिस्क्लोजर क्लॉजेज एग्रीमेंट में उनके, एंड नॉन कॉम्पिटिटिव क्लॉज, कि कल को वो हमारा ही कॉम्पिटिटर ना खड़ा हो जाए। ये ओके। क्लॉजेज इट इज नेसेसरी टू पुट अप। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज नेसेसरी टू पुट अप क्लॉजेज के एम्प्लॉयज को क्या कुछ बेनिफिट्स कंपनी देगी इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उससे एम्प्लॉय भी खुश रहता है। और कल को हम वो सब डालेंगे तो हम भी बीइंग स्टार्टअप वी आर ऑन द सेफ साइड, हम सेफ साइड पे रहते हैं। और सर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जैसे मैं बता रहा था अभी, इसी में कंटिन्यूएशन में करूंगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। स्टार्टअप्स आर बेस्ड ऑन आइडियाज, जैसे हमने कहा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। राइट। कल को हम कोई भी मीटिंग में जाते हैं, हम आइडिया कोई क्लाइंट को दिखाते हैं हमारा, इट इज नेसेसरी कि हम नॉन डिस्क्लोजर हमारे काफी एक्यूरेट रखें, काफी परफेक्ट रखें, ताकि और उनसे उसमें हम उनको कोई आइडिया दिखा रहे हैं हमारा, हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट हैं, मैं एक प्रोडक्ट बना के लाया, मैं आपको शो कर रहा हूँ। कल को क्या होता है, आपने प्रोडक्ट देख लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आप कहते हैं यार ये तो मैं भी बना सकता हूँ, मैं बना लेता हूँ। इट इज नेसेसरी कि आप एक, या मैं इन्फॉर्मेशन किसी को आगे दे के मैं उससे बनवा सकता हूँ ऐसे ऐसे। इट इज नेसेसरी आप
नॉन डिस्क्लोजर पहले से ही कराएं, एंड ओनली देन आप अपना कोई भी आइडिया या कोई भी प्रोडक्ट उनको जरूर करें जहाँ पे ऐसा इन्वॉल्व रहता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज या इंटेलेक्चुअल आइडियाज इन्वॉल्व रहते हैं। और इसमें सर बाकी बाई लॉज हो जाते हैं, छोटे छोटे एग्रीमेंट्स होते हैं कि वोटिंग राइट्स किसकी क्या रहेगी, किसी का बिजनेस में क्या राइट रहेगा, क्या रोल रहेगा, उसकी कल को लाइबिलिटी आती क्या रहेगी, ये सब छोटे छोटे और डॉक्यूमेंटेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जब भी आप कोई मान लीजिए आपकी सीएज है, सीएज ये काम काफी करते हैं, और कंपनी के लिए सीएस कंपनी सेक्रेटरीज वो काफी करते हैं, तो वो बाकी डिटेल में आपको सब वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी सीए या सीएस को अप्रोच करेंगे तो दे कैन टेल यू ऑल द अदर नेसेसरी फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। हाँ, पर छोटे छोटे क्लॉजेस हैं जो ये हमें मद्देनजर रखने हैं ताकि कल को हमारा डिस्प्यूट ना क्रिएट। सो मतलब पुलकित जी, आज जो मैंने मतलब क्वेश्चंस पूछे और लगभग आपने इतना एलाबोरेटली इनका आंसर करा है कि मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसी जगह रही है जहाँ पर देखने वालों जो भी व्यूअर्स हैं उनको कोई भी दिक्कत आने वाली है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर आपको कि आज आपने टाइम निकाला और मतलब इतने अच्छे से समझाया है कि शायद जरूरत ही नहीं है मेरे को कि कभी आपसे, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको कोई दिक्कत है, कोई नई चीज उनके दिमाग में आती है जो लगता है उन्हें कि आंसर नहीं करी गई है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन इस वाली वीडियो में मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतना इलेबोरेट करके बताया है कि शायद ऐसा मतलब कोई चांस ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो। सो थैंक यू पुलकित जी, आपका मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें आज अपना टाइम दिया। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू, दैट्स सो नाइस एंड काइंड ऑफ यू। आपने मुझे सौभाग्य दिया, मैं आप और के साथ शेयर कर सका, एंड इट इज वेरी हम्बल ऑफ यू एंड वेरी नाइस। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो स्टार्टअप्स को छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज के टाइम में बहुत जरूरी है कि हर किसी को ये सब पता चले, अलग अलग छोटी छोटी चीजें। मैंने आपकी बाकी वीडियोस भी देखी है, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं जी आप। थैंक यू सर। वेरी थैंक यू नाइस, सर। एंड थैंक इट वाज अ प्लेजर कमिंग हियर, थैंक यू। यू। सेम।